नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में अपन बात करेंगे किसके बारे में। अपन बात करेंगे दोस्तों आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। इसमें दोस्तों घग्गर के बारे में अपन पहले इससे पिछली वाली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब अपन को चर्चा करनी है और बची हुई अन्य महत्वपूर्ण अपनी नदियों के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अपन लें तो कांतली जो नदी है वो है इंपॉर्टेंट। कौन सी नदी है? कांतली नदी। और ये कांतली नदी कहाँ बहती है दोस्तों? आपको मालूम होना चाहिए, शेखावाटी में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी कांतली है दोस्तों। तो कांतली का उद्गम सबसे पहले अपन देखें, उद्गम कहां से होता है कांतली का? खंडेला पहाड़ियां, खंडेला पहाड़ी। और दोस्तों ये जो खंडेला पहाड़ी है आपकी, ये कहां पर है? खंडेला पहाड़ी दोस्तों सीकर में है। अब इसका उद्गम सीकर में होता है, तो ये बहती कहाँ है? इसको अपन एक मैप के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों। छोटा सा अपन मैप ड्रॉ कर लेते हैं और इस मैप में अपन देखेंगे तो ये सीकर वाला पार्ट अपना यहाँ है। और दोस्तों ये इसका फ्लो ऊपर की तरफ होता है इस तरह से, और हरियाणा में ये जाके विलुप्त हो जाती है। तो ये जो जगह है इसका नाम है खंडेला पहाड़ी। और ये खंडेला पहाड़ी कहाँ है? सीकर में। ठीक है दोस्तों, खंडेला पहाड़ी कहाँ है? सीकर में। खंडेला पहाड़ी सीकर में है दोस्तों। और ये नदी का नाम है कांतली, बहने वाली नदी है कांतली। अब ये आपकी लोकेशन हो गई। अब इसके अलावा इसमें अपोहा क्षेत्र देखेंगे दोस्तों। अपोहा क्षेत्र देखेंगे तो ये एक तो हो गया सीकर, एक हो गया झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू दोनों इसके अपोहा क्षेत्र हैं। दो डिस्ट्रिक्ट सीकर और झुंझुनू में कांतली नदी बहती है। अब इसके अलावा ये जो कांतली नदी बहती है, इस क्षेत्र को एक स्पेशल नाम दिया गया है। जैसे अन्य को वांगड़ क्षेत्र दिया हुआ है, अपने वांगड़ क्षेत्र है, गोड़वाड़ क्षेत्र है, इसी तरह इस नदी के अपोहा क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? आप कमेंट करो। इसके अपोहा क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं। इसके अपोहा क्षेत्र को क्या बोलते हैं दोस्तों? तोरावाटी। इसके अपोहा क्षेत्र को तोरावाटी बोलते हैं। इसके अलावा ये जो नदी अपनी बह रही है, तो ये क्या ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ। ठीक है, उत्तर की तरफ बह रही है। तो इसमें दो सभ्यताएं विकसित हुई हैं। पहली सभ्यता का नाम है दोस्तों गणेश्वर। और ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता दोस्तों नीम का थाना में है। नीम का थाना सीकर में इस नदी के क्षेत्र पर
गणेश्वर सभ्यता है। अब दूसरे की बात करें दोस्तों, तो यहां पर सुनारी सभ्यता है। इस सभ्यता का नाम क्या है दोस्तों? सुनारी सभ्यता। और ये सभ्यता कहां है? झुंझुनू में। तो इस नदी के किनारे पर दो सभ्यताओं का जन्म हुआ। एक का नाम है गणेश्वर सभ्यता, जो कहां है? नीमकाथाना में। और दूसरी सभ्यता कहां है दोस्तों? सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। तो ये आपके लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य थे कांतली नदी से संबंधित, ये कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अब इसके बाद अपन और महत्वपूर्ण उन्हीं की सीरीज में, महत्वपूर्ण नदियों की सीरीज में, आंतरिक प्रभाव वाली महत्वपूर्ण नदियों की सीरीज में बाणगंगा को लेते हैं दोस्तों। जो बाणगंगा है, इसका सबसे पहले उद्गम देखिए कि उद्गम कहां से होता है दोस्तों। इसका बाणगंगा का उद्गम होता है बैराट पहाड़ी से। बैराट पहाड़ी से, ठीक है दोस्तों। बाणगंगा का उद्गम दोस्तों बैराट पहाड़ी से होता है। और बैराट पहाड़ी कहां है दोस्तों? जयपुर में। और जो बैराट पहाड़ी है दोस्तों, यहां पर दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो महाभारत कालीन अवशेष, दूसरा बौद्ध धर्म के अवशेष। इसके अलावा भी एक चीज महत्वपूर्ण है दोस्तों, मौर्यकालीन। मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष, ये सब चीजें कहां छुपी हैं? हमारे बैराट पहाड़ी के पास, जहां से हमारी बाणगंगा का उद्गम होता है। तो ये आपके लिए क्लियर हुआ कि बाणगंगा का उद्गम कहां से हो रहा है? बैराट पहाड़ी से। अब इसके बाद अपन देखते हैं कि ये उद्गम तो यहां हो गया, लेकिन इसका बहाव कहां है? अपवा क्षेत्र कहां है? अपवा क्षेत्र कहां है? पहला अपवा क्षेत्र है जयपुर। दूसरा अपवा क्षेत्र है दौसा। तीसरा अपवा क्षेत्र है भरतपुर। तो बाणगंगा के 3 जिले महत्वपूर्ण हैं, जिनमें जयपुर, दौसा और भरतपुर महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। अब इस पे महत्वपूर्ण एक चीज और है कि ये जो नदी है, इसके उपनाम क्या क्या हैं? उपनाम क्या क्या हैं? तो इसके उपनामों में दोस्तों सबसे पहले मैंने बताया महाभारत कालीन अवशेष यहां मिले हैं। मतलब महाभारत में जो घटनाएं हुई हैं उसके कुछ अवशेष इससे कनेक्ट किए जाते हैं। वो वास्तविकता क्या है, तो उस हिसाब से इसका नाम अर्जुन की गंगा रखा गया। क्या रखा गया? अर्जुन की गंगा। अब यहां लोकल क्षेत्र में तो यह भी किदवंती है कि अर्जुन ने अपना तीर चलाया, उनको पानी की जरूरत थी, उन्होंने तीर चलाया और नदी बह के निकल गई। वो भी जो हकीकत क्या है, वो सीजलन नदी है ये। तो अर्जुन की गंगा इसको कहते हैं, और ताला नदी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? ताला नदी। इसके अलावा दोस्तों इसका तीसरा नाम और है। अर्जुन की गंगा नंबर 1,
ताला नदी नंबर 2 और नंबर 3 पर जो नदी है उसका इसका नाम है जो तीसरा वो है रुंडित नदी। रुंडित नदी। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि रुंडित नदी किसे कहते हैं और इसका नाम रुंडित नदी क्यों पड़ा। तो अपन एक ब्रैकेट में यहां बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स में देखते हैं कि रुंडित नदी क्या होती है। ये जो रुंडित नदी है दोस्तों, कोई भी रुंडित नदी है, रुंडित नदी की विशेषता क्या है? सबसे पहले यह है कि रुंडित नदी अपनी प्रमुख नदी में गिरने से पहले अपनी प्रमुख नदी में गिरने से पहले लुप्त हो जाती है। तो ये क्या होता है, जो नदी प्रमुख नदी में गिरने से पहले ही वो गायब हो जाए तो उस नदी को क्या बोलेंगे प्यारे दोस्तों? उसको रुंडित नदी बोलेंगे। अब ये भी महत्वपूर्ण एक प्रश्न हो जाता है कि ये अपनी बाणगंगा है, इसको कब रुंडित नदी का नाम दिया गया? तो वो सन भी आप नोट कर लीजिए, वो सन है 2012 में रुंडित नदी का दर्जा दिया गया, क्योंकि उससे पहले ये नदी यमुना में गिरती थी। अब क्या है कि जगह जगह पर स्टेप बाय स्टेप पे थोड़े थोड़े मेड़बंदी हो गई या फिर इनके रास्ते भटक गए, किसके रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए जगह जगह पे। तो नदी में बहाव क्षेत्र कम होने की वजह से नदी नहीं आती है। कुछ बरसात की भी कमी हो रही है और कुछ बहाव क्षेत्र की भी कमी हो रही है, इसलिए अपवा क्षेत्र, उसका कैचमेंट एरिया, किसी भी नदी का कैचमेंट एरिया कम होता जा रहा है और सीजनल नदियों के साथ ये बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं दोस्तों? रुंडित नदी। क्या बोलते हैं दोस्तों? रुंडित नदी। अब इस पर और भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इस पर बांध, बाणगंगा पर बांध। दोस्तों बाणगंगा पर बांध कौन कौन से हैं? बाणगंगा पर बांध कौन कौन से बनाए गए हैं उसकी अपन देखें। सबसे पहले रामगढ़ बांध, अब ये रामगढ़ बांध, आप सोचोगे कि ये तो रामगढ़ बांध तो बाणगंगा पे नहीं है। दोस्तों रामगढ़ बांध बाणगंगा की एक सहायक नदी रामगढ़ नदी पर है। किस पर है? रामगढ़ में बना है, रामगढ़ में बना है। ठीक है, ये नदी इधर से बह के बैराज से निकलकर इधर से होते जाती है, तो रामगढ़ बांध में पानी की पूर्ति इसी से होती है। और ये कहां बना है दोस्तों? ये जयपुर में, जयपुर में बना है। अब दूसरे बांध की बात करें तो दूसरा बांध कौन सा है? इस नदी पर बना हुआ अजान बांध। इस बांध का नाम क्या है दोस्तों? अजान बांध। अजान बांध कहां है? ये भरतपुर में बना है। ठीक है दोस्तों, और भरतपुर में बना है और इसके किनारे पर क्या है आपका? केवलादेव अभ्यारण्य। अब ये अभ्यारण्य यहां पर अजान बांध के पास में बना है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि गंभीरी पर जो बांध बना हुआ है, गंभीरी से पानी इस नदी के इस अजान बांध में लाया जाता है जब इसमें पानी कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी एक आपके लिए इंपॉर्टेंट तथ्य था जिसको आप याद कर सकते हैं। अब अपन नेक्स्ट नदी को लेते हैं।
तो नेक्स्ट नदी में अपन लेते हैं, तो सबसे पहले मान लो अपन रूपर रेल को ले लेते हैं। कौन सी को लेंगे? रूपा रेल को। अभी आपकी कितनी नदियां हो गई? अभी अपन इसको रूपा रेल को ले लेते हैं। रूपा रेल, रूपा रेल का उद्गम दोस्तों कमेंट करो कहां है। रूपा रेल नदी का उद्गम उदयनाथ पहाड़ी, उदयनाथ पहाड़ी से है। ठीक है। और दोस्तों ये रूपा रेल नदी अलवर और भरतपुर में बहती है। अलवर से बहते हुए अलवर व भरतपुर में बहती है। इसका उपनाम वराह नदी भी है। क्या है इसका उपनाम? इसका उपनाम वराह नदी भी है। और दोस्तों ये वराह नदी और रूपा रेल नदी है, ये उदयनाथ पहाड़ी से निकलकर अलवर और भरतपुर में बहती है। और इस पर एक झील भी बनाई गई है, बांध भी बनाया गया है। और बांध बनाया गया है जिसका नाम है मोती झील है। जिसका नाम मोती झील है। मोती झील है, जिसका नाम मोती झील है। इस नदी पर बांध बनाया गया है जिसका नाम मोती झील है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे आपके लिए रूपा रेल वराह नदी के लिए। इसके अलावा एक और नदी है, उसका नाम है साबी। दोस्तों इसका उद्गम सेवर पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? सेवर पहाड़ी। और सेवर पहाड़ी कहां पर है दोस्तों? ये जयपुर में है। सेवर पहाड़ी कहां पर है? जयपुर में इसका उद्गम है। ठीक है दोस्तों। और ये जयपुर व अलवर में बहने के बाद हरियाणा तक जाती है। साबी में आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो था वो यही है, आपको इतना ही याद रखना। इसके अलावा दोस्तों काकनी या काकने, कौन सी नदी है दोस्तों? काकनी या काकने। अब जो अपने आंतरिक प्रवाह वाली नदियां हैं ज्यादातर अपन ने देख ली। और इसमें साबी नदी पर जो है सभ्यता दोस्तों, वो जोधपुर सभ्यता है। जोधपुर सभ्यता ये कहां है? अलवर में है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, साबी नदी का एक तथ्य ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा काकनी और काकने जो नदी है दोस्तों, ये कहां बहती है दोस्तों? जैसलमेर में।
और ये गिरती किस में है? भुज झील में गिरती है ये। जो आपकी काकनी है ये भुज झील में गिरती है। अब इसमें जो तथ्य महत्वपूर्ण आपसे पूछे जाने की संभावना है वो यही है। बाकी तो अपन एक क्षेत्र के बारे में थोड़ी सा 5 किलोमीटर के बारे में बहुत व्याख्यान कर सकते हैं, लेकिन हमें एग्जाम का विशेष पॉइंट के हिसाब से ही ध्यान रखना है। अब इसके बाद में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है आंतरिक प्रवाह वाली अन्य नदियां। क्या हो जाता है दोस्तों? आंतरिक प्रवाह वाली अन्य नदियां। अन्य नदियों में सबसे पहले अपन देखें तो इसमें सांबर झील वाली नदियां हैं। ये क्या है आपकी? सांबर झील। और सांबर झील कहां पर है दोस्तों? इसके जिलों के नाम लिखना है। सबसे पहले आपका हो गया जयपुर, इसके बाद अजमेर, इसके बाद नागौर की सीमा पर, नागौर की सीमा पर, जयपुर, अजमेर, नागौर की सीमा पर क्या है दोस्तों? सांबर झील। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्यों में पश्चिम से एक नदी आकर गिरती है जिसका नाम है दोस्तों खारी। क्या नाम है? खारी। और ये खारी नदी दोस्तों कहां से आती है? नागौर से। ठीक है, ये हो गया नागौर से। अब आपके पास ये नदी है इस इधर खंडेला की तरफ से निकलकर आती है। इस नदी का नाम है खंडेला नदी। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर की तरफ से आकर गिरती है खंडेला नदी। अब पूर्व की तरफ से मेंथा नदी निकल के आती है। सांबर में मेंथा नदी निकलकर गिरती है और ये मेंथा नदी का उद्गम कहां होता है? मनोहरपुर जयपुर में। मेंथा नदी का उद्गम कहां होता है? मनोहरपुर जयपुर में। और सांबर नदी को सबसे ज्यादा नमक इसी नदी से मिलता है। केवल सांबर नदी को ही, सांबर झील को ही नहीं, ये पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली नदी मनोहरपुर से निकलकर कहां जाती है? सांबर झील में। तो ये आपको याद रखना है। इस तरह के फैक्ट जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको सबसे अधिक लवणीय झील, सबसे अधिक लवणीय झील, ये आपको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण जो नदियां थी उनके बारे में। और एक और इसमें नदी है दोस्तों, उसका नाम है रूपनगढ़। रूपनगढ़। और ये रूपनगढ़ सांबर में कहां से गिरती है? अजमेर से। अजमेर से गिरती है। ठीक है, तो 4 महत्वपूर्ण नदियां होगी। खंडेला नदी सीकर से, इसका भी लिख देते हैं सीकर। सांबर की महत्वपूर्ण 4 नदियां हो गई, खंडेला सीकर से, मेंथा मनोहरपुर जयपुर से, खारी नागौर से, और रूपनगढ़ अजमेर से। और इसमें आपको याद रखने का तथ्य महत्वपूर्ण क्या है कि मनोहरपुर से निकलने वाली मेंथा नदी सबसे अधिक लवणीय है। तो ये अपने राजस्थान में, जो पूरे राजस्थान में बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक प्रवाह वाली नदियां थी,
उनको हमने देखा। चाहे तो हम इसको वापस से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, सबसे पहले कांतली देखा, उद्गम खंडेला पहाड़ी, और खंडेला पहाड़ी से होने के बाद में ये ऊपर की तरफ बहती है। सीकर और झुंझुनू इसके अपवा क्षेत्र है। इसमें 2 सभ्यताएं हैं, गणेश्वर नीमका थाना में है और सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है, और ये उत्तर की तरफ बहती है। इसका बहाव क्षेत्र किधर है? उत्तर की तरफ। इसके बाद बाणगंगा का देखें, बैराट पहाड़ी से निकलती है, जयपुर में बहती है। उसके बाद में इस नदी के उद्गम के पास में क्या क्या पाया गया? महाभारत कालीन अवशेष। नंबर 2 बौद्ध धर्म के अवशेष। नंबर 3 मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष। इसके बाद अपवा क्षेत्र क्या क्या कहां कहां है? जयपुर, दौसा और भरतपुर। उपनाम क्या क्या है इसके? अर्जुन की गंगा कहा जाता है, मैंने पहले बताया आपको। महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं इसमें। ताला नदी और रुंडित नदी। रुंडित नदी किसे कहते हैं? वह नदी जो अपनी मुख्य प्रमुख नदी में गिरने से पहले ही लुप्त हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? रुंडित नदी। 2012 में दर्जा दिया गया। बाणगंगा पर बांध बनाया गया। कौन कौन से? रामगढ़ बांध रामगढ़ में बना है, जयपुर में है ये रामगढ़। और अजान बांध कहाँ है दोस्तों? भरतपुर में बना है। और इसके पास में क्या है? केवलादेव अभ्यारण्य। जब इस जगह पर पानी की कमी हो जाती है तो गंभीरी का पानी है वो यहां लाया जाता है, ये आपको याद रखना है। रूपारेल नदी उदयनाथ पहाड़ी अलवर से निकलती है और अलवर और भरतपुर में बहती है। इसका उपनाम वरा नदी भी है, इसको वरा नदी भी कहते हैं। बांध बनाया गया है जिसका नाम है मोती झील। इसके अलावा साबी नदी का उद्गम सेवर पहाड़ियां, और सेवर पहाड़ियां कहाँ हैं? जयपुर में। जयपुर व अलवर में बहने के बाद में ये हरियाणा तक जाती है और वहां पर लुप्त हो जाती है। और इसमें जोधपुर सभ्यता है, याद रखना नाम। जोधपुर सभ्यता कहाँ है? अलवर में। काकनी नदी जैसलमेर में गिरती है और ये जैसलमेर में बहती है, और जैसलमेर में बहती है और गिरती कहाँ है? भुज झील में। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अपना लास्ट बट नॉट लिस्ट, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां, सांबर झील में गिरने वाली नदियां, जिसमें उत्तर की तरफ से खंडेला नदी आती है, खंडेला के पहाड़ी से निकलती है। पश्चिम की तरफ से खारी नदी आती है, नागौर से निकलती है। अजमेर की तरफ से रूपनगढ़ नदी आती है और पूर्व की तरफ से मेंथा मनोरपुर से निकलती है, जो सबसे ज्यादा लवणीय नदी है। इसी के साथ अपना ये सेशन एंड होता है। अब अपन अरब सागर में गिरने वाली जो नदियां हैं, और इन नदियों से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको अपन देखेंगे कि अरब सागर में गिरने वाली महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।